नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 6 अगस्त 2020 है और दिन की शुरुआत करेंगे इस कोट के साथ। हेलन केलर का ये कोट है, वी कुड नेवर लर्न टू बी ब्रेव एंड पेशेंट इफ देयर वेर ओनली जॉय इन द वर्ल्ड। मुसीबतें जो हैं, अगर हम चाहें ना चाहें, हमारे जीवन में मुसीबतें, चैलेंजेस जो हैं वो आने ही वाले हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम हमारे सेल्फ को, अपने आप को प्रोग्राम कर दें, हमारे दिमाग को बता दे कि देखिए चैलेंजेस और मुसीबत जो हैं वो कभी भी आ सकती हैं और उससे पीछे हटना जो है वो कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। जो भी चैलेंजेस, जो भी मुसीबत आए, उसको हमें हैंडल करना होगा। मीन्स यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो उससे घबराना क्यों, उससे उसको एक अपॉर्चुनिटी अगर हम समझें और उसमें से कुछ सीखें, उस मुसीबत से जब भी हम बाहर निकलते हैं तब हम एक और ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले ये वाला जो आर्टिकल है, इंडिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड, ये आर्टिकल लिखा है एस जयशंकर साहब ने, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। जियो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने बताई है। थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं, लेकिन हम इसको आसान भाषा में इजी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फिर न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटी के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है, क्योंकि आज ही वो दिन था जब हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था और उसके 3 दिन बाद नागासाकी के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक किया गया और बाकी की हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हैं। फिर दूसरा एक आर्टिकल लिखा है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने, बुक्स नॉट बुलेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट में बेरूट में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स को भी देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है, आप सब जानते होंगे, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। पहले ये फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। यूएसए में भारत के एम्बेसडर के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे और फिर इनको ये जो करंट टर्म है मोदी 2.0, तो इसमें उनको मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। इनका नाम है एस जयशंकर साहब। तो एक एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स में, ग्लोबलाइजेशन में या फिर जियो पॉलिटिक्स में, और उनके द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंसाइटफुल है। पिछले अगर 2 डेकेड्स यानी कि 20 सालों के ऊपर नज़र डालें तो देखिए चाइना जो है वो धीरे धीरे जीतता जा रहा है। चाइना ने कोई ऐसा ख़ास युद्ध नहीं किया, मीन्स युद्ध किया ही नहीं है पिछले 20 सालों को अगर आप देखें। और 2000 से लेकर आज तक आप देखें तो यूएसए ने बहुत सारी जगहों पर युद्ध किए, बहुत सारी जगहों पर यूएसए ने अटैक किया या फिर टेररिस्ट को नष्ट करने के लिए अलग अलग देश, जैसे कि इराक में गए, अफ़गानिस्तान में गए, लीबिया हैं और वेस्ट एशिया के भी बहुत सारी जगहों पर यूएसए हैं। लेकिन यूएसए फाइट कर रहा है लेकिन जीत नहीं रहा है। चाइना फाइट नहीं कर रहा है और जीत रहा है। ये है ओवरऑल पिछले 2 दशकों का एक एनालिसिस, राइट। दूसरी एक चीज़ है कि वी ऑल नो, हमने कई बार इसके बारे में बात की है, आपको पता है कि यूएसए और चाइना के बीच में एक ट्रेड वॉर चल रहा है और ये ट्रेड वॉर जो है ये अलग अलग लेवल पर जा चुका है। जियो पॉलिटिक्स लेवल पर भी दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। टेक्नोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 इकोनॉमीज़ के बारे में। दुनिया के 2 बड़े प्लेयर्स के बीच में जब इश्यू चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, तो ऑफ कोर्स इसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हमें देखने को मिलेगी। दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर वो हाईलाइट करते हैं वो ये है कि पिछले 4 दशकों से, 40 साल से यूएसए और चाइना के बीच में एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी। बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत सारे लोग चाइना से माइग्रेंट हुए यूएसए में और काफ़ी सारे अलग अलग, मीन्स 40 ईयर्स के रिलेशनशिप जो हैं, इसमें जनरेशन्स ऑफ जनरेशन्स आप कह सकते हैं रिलेशनशिप थे। लेकिन आज देखिए कि
इतना पुराना एक रिलेशनशिप था और पिछले कुछ सालों से ये रिलेशनशिप जो है ये ख़तरे में पड़ चुका है। तो एक दूसरा इंटरेस्टिंग प्रश्न जो उन्होंने हमारे सामने रखा है वो ये है कि वाई इट इज़ अंडर स्ट्रेस नाउ। आज ये 4 दशक पुराना रिलेशनशिप जो है इसके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस या फिर प्रेशर क्यों आ रहा है, और अगर रिलेशनशिप इतने ख़राब थे तो इतने लंबे टाइम तक ये चले कैसे। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि अगर 1-2 साल पुराना रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में और फिर झगड़ा होता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई इतनी गहराई नहीं थी। लेकिन यहाँ पर पिछले 40 साल से इन दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे चल रहे थे और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए हैं और अब तो ओपनली एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन दोनों देशों के बीच में चल रही है। तो ये एक बहुत ही एक नया फेज़ है, एक नया आप कह सकते हैं अनचार्टेड टेरिटरी जो हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। Many of the discomforts today arise from differences on key issues। बहुत सारे अलग अलग की टॉपिक्स के ऊपर उनके डिफरेंसेस हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, दोनों देश के बीच में जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी अलग हैं। एक डेमोक्रेसी है, एक में एक पार्टी का राज है। पॉलिटिक्स दोनों देशों का काफ़ी अलग है, सोसाइटी अलग है, बिजनेस में काम करने का तरीका और ये सारी चीज़ों में डिफरेंस। फिर चलो पिछले 40 सालों में यूएसए को किस प्रकार के प्रोडक्ट्स चाहिए, यूएसए में किस प्रकार की सर्विस चाहिए, यूएसए को कौन सा प्रोडक्ट चाइना से बनवाना है, ये सारी चीज़ों में आपको एक अलाइनमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अब जिस प्रकार का विजन जो है यूएसए का और चाइना का आज और आने वाले कल का, इससे पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि ये ट्रेड वॉर जो है, ट्रेड वॉर के अंडर करंट में चल रहा है टेक वॉर। अब तो ये ओपनली सामने आ चुका है जब से ये ऐप बैन की शुरुआत हुई है, फिर हुआवे और ZTE को बैन करने की जब से बात आई है, तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि आज तक देखिए एंड्रॉयड हैं या फिर iOS हैं, ये सारी सिस्टम, फिर माइक्रोसॉफ्ट एंड IBM और ये सारी कंपनीज जो हैं ये यूएसए की कंपनीज थी और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में यूएसए का एक राज चल रहा था, चाहे वो स्पेस हो चाहे दूसरी टेक्नोलॉजीज हो। लेकिन अब चाइना की कंपनीज जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी कंपनीज जो हैं वो भी यूएसए को टक्कर देने लगी हैं। तो ऐसा भी बताया जाता है कि यूएसए टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका एक अपर हैंड रहें, एक स्ट्रॉन्ग नेशन रहें, तो इसको लेकर भी चाइना को वो कंट्रोल करने की कोशिश करा। और फिर चाइना का थोड़ा काम करने का तरीका जो है वो थोड़ा डेमोक्रेटिक देशों को पसंद नहीं आता, क्योंकि सीक्रेसी होती है, आपका डेटा चुरा लेना, डेटा जो है उसको गवर्नमेंट के साथ शेयर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना करता रहता है। तो इसको लेकर भी यूएसए काफ़ी नाराज़ हैं। तो ये सारी नई चीज़ें हैं, इससे पहले कभी भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी। सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र जो हैं उसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर एस जयशंकर साहब बताते हैं कि सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज यही होता है कि दोनों देशों के या फिर जो एक अलग अलग देश हैं उनका जो समाज है वो किस प्रकार से सोचता है, काम करता है, ये सारी चीज़ों को समझना और उन चीज़ों में एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना। कॉमन ग्राउंड यानी कि कॉमन चीज़ें ढूंढना जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। चाइना धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा है, ये हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और ट्रांजिशन जो है आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा एक अलग एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये जो लायंस की प्राइड होती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन बाहर से 2 मेल लायंस आएंगे और जो करंट किंग हैं उस पर्टिकुलर प्राइड के उनको निकाल देंगे। ये एक एक लंबे मीन्स एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे बाउंड्री में एंटर करेंगे, फिर जो रेसिडेंट लायंस हैं उनको चैलेंज करेंगे, उनको भगा देंगे, फिर वापस आएंगे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी और एक दिन आएगा जब वो 2 लायंस वर्सेस 2 लायंस, जो इंट्रूडर्स हैं वो रेसिडेंट्स के साथ फाइट करेंगे और फिर जो भी रिजल्ट है, अगर वो हार जाते हैं रेसिडेंट्स तो नए लायंस टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर भी इतना ईजी नहीं रहता, इट टेक्स टाइम एज वेल। तो बड़े ही छोटे प्रोग्राम में 30 मिनट का अगर डिस्कवरी का कोई प्रोग्राम है तो उसमें हमें बता देते हैं कि 2 मिनट में फ़ाइट ख़त्म हो गई और उसके बाद नए लायंस जो हैं वो आ गए, लेकिन उसकी पूरी एक प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है। इन द सेम वे एक नया ग्लोबल पावर जब हाई टेबल या फिर जो टॉप पोस्ट हैं, एक सुपर पावर की जगह जो है वो ऐसे ही कोई सुपर पावर खाली नहीं कर देगा और इतना इजीली भी चाइना जो है वहाँ पर
पहुंच नहीं पाएगा, उसमें भी वक्त। लेकिन धीरे धीरे जो है टेबल टर्न हो रहा है, धीरे धीरे चाइना की तरफ सिचुएशन जो है वो जा रही है, और यूएसए के हाथों से ये जो पावर और वीकनेसेस जो हैं यूएसए की वो हमें नज़र आ रही है। आज का जो ज़माना है ये एक इंटरडिपेंडेंट और कंस्ट्रेंड वर्ल्ड है। फॉर एग्जांपल चाइना जो है, चाइना के साथ करंट भारत के रिलेशनशिप को समझे तो हम सब, चाइना ने जिस प्रकार से LAC के ऊपर चाइना ने जिस प्रकार से एक इंट्रूजन किया है, तो इससे हम सब गुस्से हैं, इज़न्ट इट? हमारे मीन्स इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो गुस्से में हैं कि चाइना ने ये जो किया है ये वो सही नहीं है। खुद इतने ताकतवर बन गए तो फिर वो दूसरे देशों के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझा जाए, और यहाँ पर बहुत ही आपको थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा, दिस इज़ जियोपॉलिटिक्स, दिस इज़ डिप्लोमेसी। तो थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, न्यूट्रल तरीके से देखें, तो कोई भी एक देश जो सुपर पावर बन रहा है तो वो इसी प्रकार का बिहेवियर करेगा। इकोनॉमिकली एक बार वो स्ट्रांग हो गया तो डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो स्ट्रांग होता जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे अपना वेट जो है वो हर जगहों पर जो भी उनके पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, चाइना यही बिहेवियर मॉरिशस के साथ नहीं करेगा, राइट? लेकिन चाइना भूटान के साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इंडिया को एक वार्निंग सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या हम उनसे जो API हैं, जो दवाई के लिए हम यूज़ करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, क्या हम उनको मंगवाना बंद कर देंगे? नहीं, क्योंकि हम एक इंटरडिपेंडेंट दुनिया में जी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें चाइना की भारत में बन रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें भारत की चाइना में बन रही हैं, और बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो चाइना से हम मंगवाते हैं, बहुत सारी चाइना भी एसेंशियल चीज़ें भारत से मंगवाता है। और यूएसए और चाइना के बीच में कुछ दिनों पहले का ये आंकड़ा भी था कि ट्रेड वॉर चल रहा है, लेकिन फिर भी बायलैटरल जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में वो इम्प्रूव हुआ है। ये कम होना चाहिए। लेट्स से कि अगर पहले वो लेट्स से कि $1 बिलियन का व्यापार करते थे, तो ये ट्रेड वॉर की वजह से ये $500 million का हो जाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह ये $1.5 बिलियन का हो गया है। एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल आंकड़ा जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये एक अनोखी सिचुएशन अगर सामने आ रही है कि जो बिज़नेस कम होना चाहिए ट्रेड वॉर, लेकिन फिर भी ट्रेड वॉर की वजह से, लेकिन फिर भी ये बिज़नेस का आंकड़ा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके पीछे रीज़न है इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। डायरेक्ट झगड़ा जो है वो नहीं होगा, टेंशन्स होंगे, नेगोशिएशंस होंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स यूएसए को करना पड़ेगा, कुछ चाइना को करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज के ज़माने में हमें नज़र आ रही है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसकी इम्पैक्ट जो है वो हर एक जनरेशन को, करंट और आने वाली जनरेशन को देखने को मिलेगी। ये यूएसए और चाइना के बीच में जो इश्यू चल रहा है वो, और ये जो टेबल्स टर्न हो रहा है उसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। पहले ऐसा वक्त था जब दुनिया जो है वो बाइपोलर थी। बाइपोलर यानी कि दुनिया के दो इम्पोर्टेंट पावर प्लेयर्स थे, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर जब 1991 में टूट गया, उसके बाद यूएसए ही अकेला ऐसा पावरफुल कंट्री था, और उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी जगहों पर नए नए लीडर्स, बहुत सारी जगहों पर नए नए पावर्स बनने लगे। तो हम एक मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं, और आने वाला टाइम जो है वो मल्टीपोलर ही होगा। यूनाइटेड नेशंस का ओवरऑल अगर हम देखें उनका परफॉर्मेंस, तो बहुत सारी जगहों पर यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल रहा है, बहुत सारे युद्ध को रोक नहीं पाया। लेकिन ये बात भी रियलिटी है, बहुत सारे युद्ध जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने रोके भी हैं। लेकिन यूएसए जैसे पावर्स ने कई बार यूनाइटेड नेशन को पूछे बिना ही, यूके और यूएसए ने जैसे इराक के ऊपर एक हमला किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से एक ग्रीन सिग्नल नहीं लिया था, उन्होंने यूनिलैटरली डिसाइड कर दिया, दोनों देशों ने डिसाइड कर लिया, और फिर उन्होंने इराक के ऊपर सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ तो उस टाइम पर उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये सिचुएशन जो है ये जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, अभी ये कोविड-19 का जो पूरा इश्यू सामने आया तब पता चला कि WHO भी बहुत ही वीक हो चुका है, और WHO, UN, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इनको भी अपग्रेड करने की आज आवश्यकता है। फिर एक दूसरी जो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं एस जयशंकर साहब, वो हैं फ्रेनेमीज़। फ्रेनेमीज़ का मतलब है कि आपके फ्रेंड भी हैं और एनिमीज़ भी हैं। जो अभी मैंने चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल दिया,
यूएसए और चाइना का एग्जांपल जो है वो भी आप फ्रेनेमीज कह सकते हैं कि वैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप एनिमोसिटी के हैं, लेकिन आपको एक मित्र के तौर पर भी उनके साथ रिलेशनशिप रखने पड़ेंगे। बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारे जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामने कोई इश्यू खड़ा होता है तो डब्ल्यूटीओ में चाइना और इंडिया एक स्वर में उनके साथ बात करते हैं, और दूसरे लेवल पर दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब भी टेररिज्म या फिर पाकिस्तान की बात आती है तब आमने सामने हो जाते हैं। तो ये भी एक नई चीज़, अनचार्टेड टेरिटरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। एक नया एक दौर हमें देखने को मिल रहा है, और आने वाला कल जो है वो भी बहुत ही मल्टीलेटरल होगा। इसमें कोई सिर्फ यूएसए और चाइना ये दो सेंटर नहीं होंगे पावर के, बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि भारत भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया होगा या फिर बनता जा रहा है। बहुत सारे देश जो हैं वो भारत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारत भले ही यूएसए और चाइना की जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर तो सामने आएगा ही। पिलर्स, अगर आप पिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो सिर्फ 2 पिलर्स नहीं होंगे, 5-6 पिलर्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, फिर जर्मनी है, फ्रांस है, इसी प्रकार से इंडिया एक इम्पोर्टेंट पिलर बनेगा। और आप देखिए जो आज की 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ है, पहले ऐसा वक्त था कि सारी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, लेकिन आज जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं तो उसमें से 50% जितनी जो हैं 10 या फिर 10 से ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ जो हैं वो नॉन वेस्टर्न हैं। तो आई होप ये जो एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा एक अलग लेवल है इसका, चीज़ों को आपको समझना होगा, एनालाइज करना होगा। आज तक जो पता है उसको फिर से याद करके उसको समझने की कोशिश करनी होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, क्योंकि एक किताब है और उस किताब का एग्जर्प्ट इसमें हमें पढ़ने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। द रियलिटी इज़ दैट द यूएस में हैव वीकेंड बट चाइनाज राइज इज स्टिल फ्रार फ्रॉम मैच्योरिंग। यूएसए वीक होता जा रहा है और चाइना जो है वो थोड़ा बहुत मैच्योर होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन चाइना आज आप ऐसा नहीं कह सकते कि शिखर पर पहुंच गया, शायद वो कहीं पर यहाँ पर हैं, और यूएसए यहाँ पर था तो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है, राइट। ऐसा भी नहीं है कि यूएसए बहुत ही वीक हो गया, लेकिन ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इसकी वजह से बहुत सारे नए अलायंसेस, बहुत सारे नए देश जो हैं वो भी ताकतवर बनते जा रहे हैं। नए जो रिलेशनशिप हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा बनते जा रहे हैं कि दो देशों के साथ, लेट्स से सार्क की बात करें, सार्क जो ग्रुप हैं या फिर बिम्स्टेक ग्रुप हैं, तो ये सारे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं, नए नए ग्रुप्स। तो इनके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, इनके कुछ टारगेट्स होते हैं। वो टारगेट अचीव करने के लिए वो ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं और बन रहे हैं और नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिल रही है, और इसमें एंड ऑफ द आर्टिकल में यही बताया है कि भारत को जितने भी नए रिलेशनशिप, जो भी भारत का गोल है, इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए नए रिलेशनशिप जल्द से जल्द डेवलप करके उनको आगे ले जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर दूसरा जो आर्टिकल है, टेकिंग न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज सीरियसली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज से कुछ 70 ईयर्स पहले जापान का सिटी है हिरोशिमा, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया। उसके बाद नागासाकी, 2 लाख लोगों की मृत्यु इंस्टेंटली हो गई, और उसके बाद 2 लाख जितने लोग जो हैं वो 3-4 महीने 5 महीने के बाद उनकी मृत्यु हुई, और जो लोग बच गए हैं उनको कहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में हिबाकुशा। हिबाकुशा का मतलब है कि वे सारे लोग जो इंजर्ड हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अकिहिरो ताकाहाशी। ये जो अकिहिरो हैं ये बताते हैं कि आई हैव बीन लिविंग ऑन ड्रैगिंग माई बॉडी फुल ऑफ सिकनेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम आई क्वेश्चन माई सेल्फ, आई वंडर इफ़ इट इज़ वर्थ लिविंग इन सच हार्डशिप एंड पेन। इतना दुख सहन करना पड़ रहा है उनको, उनका जो बॉडी है वो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा है। और कई बार उनके मन में ये प्रश्न आता है, क्या ज़िंदा रहना जो है ये अच्छा है। ऐसे बहुत सारे हिबाकुशा हैं जो ज़िंदा इसलिए हैं ताकि वो दुनिया को बता सकें कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने डिस्ट्रक्टिव हैं, कितने सारे जीवन को ये बर्बाद कर देते हैं, और कितने लंबे टाइम तक इनकी बर्बादी जो है वो हमें देखने को मिलती है। 1945 के इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे देश यूएसए के पास थे, फिर सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इन सारे देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए। 1,26,000 जितने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको डेवलप किया गया, और 2,000 जितनी टेस्ट कंडक्ट की गई है। इन 2,000 टेस्ट की वजह से बहुत सारा एनवायरनमेंट भी बर्बाद हो गया है।
आज का जो न्यूक्लियर वेपन है वो इतना सोफिस्टिकेटेड है कि आप किसी भी मीन्स ये जो क्या कहते हैं उनको, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर आप न्यूक्लियर वेपन्स को लगा दीजिए और आप किसी भी टारगेट को दुनिया के किसी भी कोने तक भेज सकते हैं। ऐसी कैपेबिलिटीज़ आज हमने डेवलप कर ली हैं। और न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं उनके टारगेट में दूसरे न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट रहते हैं। चाइना का टारगेट इंडिया है, इंडिया का टारगेट पाकिस्तान और चाइना है, पाकिस्तान का टारगेट इंडिया है, यू नो यूएसए का टारगेट चाइना है, फिर नॉर्थ कोरिया का टारगेट जो है वो हैं यूएसए का टारगेट है नॉर्थ कोरिया। तो आप देखिए कि कैसे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं वो दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर टारगेट रख कर बैठे हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि आपके पास जब न्यूक्लियर वेपन्स आएंगे तब आप एक डिटरेंस क्रिएट करेंगे। बहुत बार एग्जांपल दिया जाता है कि सदाम हुसैन के ऊपर, उनके इराक के ऊपर इसलिए यूएसए ने अटैक किया क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। उतनी ही जो कहते हैं कि डिसोबीडियंस आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत बार नॉर्थ कोरिया ने मिसबिहेव किया है, लेकिन फिर भी यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये डिटरेंस कहते हैं कि एक प्रकार से एक प्रोटेक्शन क्रिएट हो जाता है कि पाकिस्तान और चाइना ने भारत के ऊपर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो पूरा डिटरेंस का जो एक आइडिया बाहर आया, उसका मेन पर्पस मीन्स, कहने का मतलब मीन्स, डिटरेंस का जो जन्म हुआ ये शब्द का या फिर आइडिया का, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे बहुत सारे युद्ध जो हैं उसको हम टाल सके हैं और स्टेबिलिटी जनरेट हुई है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब न्यूक्लियर थ्रेट्स होता है तब न्यूक्लियर टेस्ट की जाती है। जब न्यूक्लियर थ्रेट होता है तो एक देश को गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से वो फिर और एक नए लेवल पर ये युद्ध जो है वो पहुंच सकता है। दूसरी एक जो चीज़ है, एक एंगल जो यहाँ पर इतना ज़्यादा कवर नहीं किया गया, लेकिन लेट मी टेल यू, जैसे कि पाकिस्तान है, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में, उनके डिफेंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक बहुत अच्छा कनेक्शन है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग पाकिस्तान की आर्मी के टॉप लीडर्स बन जाए। लेट्स से कि फ्यूचर में कोई चीफ बन जाए, आर्मी चीफ पाकिस्तान का, जो जिसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप या फिर एक बैकग्राउंड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। तो आप सोचिए कि ये न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो किसके पास पहुंच गए, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गए। तो चाहे एक्सीडेंटली हो, चाहे जानबूझकर हो, राइट, लेकिन न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन से अटैक एक रियलिटी है। ये डिटरेंस जो हैं वो डिटरेंस कभी भी फेल हो सकता है, ये एक रियलिटी है। और पिछले 75 ईयर्स में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जापान अकेला ऐसा देश है और ये दोनों अकेले ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर न्यूक्लियर वेपन को आज तक ट्राई किया गया है। लेकिन एक रियलिटी जो मैंने आपको बताई कि कभी भी न्यूक्लियर वेपन से युद्ध आज नहीं तो कल कभी भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट रास्ता यही है कि न्यूक्लियर वेपन्स को सभी देश जो हैं वो छोड़ दें। ये एक लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ की वजह से ये देश जो हैं वो कभी भी अपने वेपन्स को ड्रॉप नहीं करेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कभी भी, आई मीन टू से आने वाले 10, 15, 20 सालों तक तो ये नहीं लग रहा है। उसके बाद शायद ऐसे कोई लीडर्स आए पूरी दुनिया में, तब पता नहीं, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। बुक्स नॉट बुलेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमने अभी कल ही बात की थी, इसने कि ये जो 5 अगस्त, हाँ हमने कल ही बात की थी इसके बारे में। इट्स अबाउट दिस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। ये वाला आर्टिकल जो है ये लिखा है हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर निशांक, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल साहब ने लिखा है। तो उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों से वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर और वायलेंस चल रहा है और 21st सेंचुरी के लिए जो यंग माइंड्स को हमें तैयार करना चाहिए, वो सारे यंग माइंड्स को वायलेंस, टेररिज्म, इंडोक्ट्रिनेशन, एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स, ये सारी चीज़, ये सारे जहर से उनको वहाँ पर ये सारे जहर जो हैं अलग अलग प्रकार के उनके अंदर भरे जा रहे थे।
5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और ये सारी चीज़ें हटा दी गई और इसके बाद पूरा फोकस जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी, इक्विटी और एक्सेस को इंक्रीज़ करने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। और सेंट्रल मीन्स उन्होंने बताया कि उनकी कुछ मुलाकात 1500 से भी ज़्यादा एजुकेशनिस्ट के साथ हुई और बहुत सारा ऑप्टिमिज्म उनको देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको खुद रिव्यू किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को अप्रूवल दे दिया है और वहाँ पर बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स, सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टूडेंट भी खोला जाएगा। फिर कश्मीर रीजन में जो करिकुलम रिफॉर्म्स हैं, टीचर्स ट्रेनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों के कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम भी चल रहे हैं। राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, वो फाइनल स्टेज पर हैं। और जो वहाँ की कम्युनिटी है गुज्जर और बकरवाल, उनकी कम्युनिटीज़ के लिए भी 1417 सीजनल सेंटर्स वहाँ पर खोले गए हैं। 88 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को खोला गया है और बेसिकली एजुकेशन, स्मार्ट आईटी एनेबल्ड क्लासरूम और ये सारी चीज़ें 19 न्यू मॉडर्न स्कूल्स वहाँ पर खोली गई हैं। और जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2020 को भी फ्रेम किया जा रहा है और ये फाइनल स्टेज पर है। 327 करोड़ रुपीस के हाईटेक प्रोजेक्ट को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से एजुकेशन को और एक नए लेवल पर ले जाया जाएगा ताकि वहाँ के यंगस्टर्स जो हैं उनको एजुकेट किया जा सके और देश की तरक्की के साथ उनको जोड़ा जा सके। एट द एंड ऑफ द लेक्चर वो बताते हैं कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर जनरेशंस और क्वालिटी एजुकेशन जो है ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और उनका विश्वास है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये अचीव करने में देश की मदद करेगी। बेरूट के बारे में बात करें, बेरूट जो है ये लेबनान का कैपिटल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देश है लेबनान, इसका नाम है। बेरूट यहाँ पर है, इसका कैपिटल है। राइट, पोर्ट सिटी है यहाँ पर है। मेडिटरेनियन सी और आप देख सकते हैं कि साउथ में है इज़राइल, एक तरफ है सीरिया। राइट, यहाँ पर भी सीरिया है और ये रहा इज़राइल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करने वाला ये एक देश है। काफ़ी चर्चा में रहता है पॉलिटिकल रीज़न की वजह से। फ़िलहाल ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। आई एम श्योर आपने वीडियो क्लिप्स देखी होंगी। 135 लोगों की मृत्यु हुई है, 4000 जितने लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। ऑलरेडी ये शहर बहुत कुछ देख चुका है। सिविल वॉर्स, सेक्टेरियन वायलेंस, फॉरेन इंटरवेंशन, टेररिस्ट अटैक्स और ये 2700 टन का जो एमोनियम नाइट्रेट था एक 6 सालों से वहाँ पर था और ये अब ब्लास्ट हुआ है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या ये एक टेरर अटैक था या नहीं, इसको थरोली चेक किया जाएगा। यूएस प्रेसिडेंट का कहना है कि ये एक टेरर अटैक था। जिस जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है ये इस सिटी का, बेरूट सिटी का वन ऑफ द बिजीएस्ट एरिया था और ज़्यादा लोग घायल और ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। आंकड़ा जो है वो अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है और इंक्रीज़ होता जा रहा है। हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से स्ट्रगल कर रही थी और अब ऊपर से ये सारे नए पेशेंट्स जो हैं उनको देखना, तो वहाँ के सिस्टम जो है वो काफ़ी मीन्स सिचुएशन काफ़ी ख़राब है बेरूट की। लास्ट ईयर वहाँ पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुए, फिर एक प्राइम मिनिस्टर से साद हरीरी, तो उनका रेजिग्नेशन आया, फिर नए प्राइम मिनिस्टर आए, तो पॉलिटिकल भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, एसेंशियल चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और जीडीपी जो है वो -12 होगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है। और अब देखिए ऊपर से इज़राइल जो है उसने ये बताया है कि वो जो ये लेबनान की जो सदर्न बॉर्डर है वहाँ पर इज़राइल अटैक कर सकता है। तो ऑलरेडी अपने घुटनों पर था ये देश, अब इस ब्लास्ट ने इसकी कमर तोड़ दी है। इसका बेस्ट रास्ता यही है कि दूसरे जो देश हैं वो मिलकर इस देश लेबनान की और उनके लोगों की मदद करें। न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बताया है कि राम टेम्पल की वजह से एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होगी पूरे रीजन में। रिलीजियस टूरिज़म जो है इससे बहुत सारे इस एरिया के लोगों को फ़ायदा होगा। कोविड-19 रिकवरी रेट 67.61% पहुँच गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बताया है कि वंदे भारत मिशन के तहत 10 लाख से भी ज़्यादा, 10.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मदद की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नए बने हैं हमारे मनोज सिन्हा को प्रेसिडेंट साहब ने अपॉइंट किया है। राइट, देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। नॉर्मल लाइफ डिसरप्टेड इन मुंबई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अहमदाबाद में कोविड-19 हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से 8 पेशेंट की मृत्यु हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक शोक व्यक्त किया है।
17 करोड़ मैन डेज की एम्प्लॉयमेंट जनरेट की अंडर गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और इंडिया ने चाइना को क्लियरली बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, ये हमारे घर का मामला है, ये आपका मामला नहीं है। अजय त्यागी को सेबी के चेयरमैन के तौर पर 18 मंथ का 1.5 साल का एक्सटेंशन मिला है। और इंडिया ने $18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है मालदीव्स को। और नोबेल लॉरेट जॉन ह्यूम की उनका निधन हुआ है बिकॉज ऑफ इलनेस। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।